हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वीक। आज हम ये एक ख़ास वीडियो कर रहे हैं और पीछे जो नज़ारा है उससे देखकर आपको ये आभास हुआ होगा कि हम किसी पहाड़ी इलाके में हैं। हम इस वक्त उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में लैंसडाउन नाम की जगह है जहाँ पर हम आए हुए हैं चुनावी कवरेज करते हुए, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव के कविता के एक ख़ास सेगमेंट की शूटिंग के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पर आने के बाद में मतलब हम पहाड़ देखते हैं, ये पेड़ पौधे देखते हैं लक्ष्मण साहब, तो बड़ा खुशनुमा लगता है कि उत्तराखंड मतलब अरे वाह कितनी खूबसूरत टूरिस्टी जगह है। बिल्कुल। लेकिन जब हम ऐसे ढूंढते हैं चीज़ें और खबरें पढ़ते हैं उत्तराखंड से, तो ये पता चलता है कि जो जातिवाद है, जाति के सवाल पे उत्तराखंड तुलनात्मक रूप से मुझे लगता है ज़्यादा जातिवादी जगह है। हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, कश्मीर के भी कई सारे इलाके, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वो जाति के लिहाज से बहुत एकदम खतरनाक से महसूस होते हैं। अभी जैसे सुनीता जो भोजन माता है, सुनीता चंपावत वाला केस आया था उत्तराखंड से, तो खबर पड़ी थी आपने वो? बिल्कुल, बिल्कुल पड़ी थी। नहीं, ये आपने शुरुआत ही बहुत रोचक की है कि अक्सर जो बाहर से बहुत चमकता हुआ दिखता है, बहुत खुशनुमा दृश्य होते हैं, वो अंदर से कैसा समाज है, ये मुश्किल होता है। ये हिंदी सिनेमा की तरह है। राइट। वो जो टीवी पर सीरियल दिए जा रहे हैं, वो उनके घरों का डेकोरेशन जैसा होता है ना, वो घर तो इस देश में 1% लोगों के पास भी नहीं है, और टीवी में चल रहा है वो 90%, 99% लोगों के घरों में। पहाड़ हो, खूबसूरती हो, वादियों की खूबसूरती हो, ये बिल्कुल बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। ये इंसान के वजूद से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके भीतर भी एक सभ्यता है। अब हम जहाँ खड़े हैं वो तो उत्तराखंड और हिमाचल दोनों खुद को क्लेम करते हैं कि वो देवभूमि है। देवभूमि। वो देवभूमि खुद को क्लेम करते हैं। इसलिए आपका जो आप जिस एंगल से इस पूरे नज़ारे के बीच जो इंसान है उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बधाई कि ऐसी कोशिशें कम हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा किसी ने देखा ही नहीं, मगर अमूमन हम पर्दे कर सामने जो दृश्य होता है उसके पीछे नहीं देख पाते। उसके पीछे नहीं देख, कुछ इक्का दुक्का खबरें आ गई तो हम फिर आ कभी जाते हैं कभी कि अरे जातिवाद हो गया। सुनीता देवी का किस्सा हुआ, या अभी जो पिथौरागढ़ में एक दलित मजदूर को चाकू मार दिया था कि उसने मजदूरी करने से मना कर दिया था, बंधुआ मजदूरी करा रहे थे दलित से। तो ये जब खबरें आती हैं ना, तो हमें लगता है कि यार जब उन विक्टिम से बात करते हैं, चूँकि हमारा खबरों का भी काम है, तो खबर के लिए जब बात करते हैं तो ऐसी भयानक कहानियाँ आती हैं कि हम मतलब यूपी पे हमारा ध्यान रहता है, राजस्थान पे हमारा ध्यान रहता है कि अरे वहाँ बहुत ज़्यादा जातिवाद हुआ है। लेकिन ये सच बात है कि चूँकि पहाड़ों से कहानी उतरने में समय लगता है ना, वहाँ से वो जो खबरें सूचनाएं आती हैं मैदानी इलाकों में, उसमें वक्त लगता है, लेकिन बहुत भयानक कहानियाँ उत्तराखंड हिमाचल से आई हैं जाति के सवाल पर। निश्चित रूप से मेरा तो आकलन ये है सुमित जी कि कई बार होता ये है ना कि कुछ खास दृष्टिकोण से अगर देखें, जिन समाजों से प्रतिरोध की आवाज़ें नहीं आ रही हों, जहाँ नाराज़गियाँ जहाँ की आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं, लोगों के बीच किसी चीज़ का अभाव है, लोग किसी किसी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना से पीड़ित हैं और वो आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे हैं, जी। तो आप एक कल्पना कर लेते हैं कि वो दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा होता ये है कि वो आवाज़ें कहीं गुम कर दी जा रही। इन पहाड़ी वादियों में, इन खूबसूरतियों में जो मैदान से लोग चल कर आते हैं, जो मैदान को अपने तमाम तरह के हरकतों से बहुत उर्वर मैदान को बहुत बंजर करते जा रहे हैं, वो इंसान पहाड़ों को भी आकर के बंजर कर रहे हैं। कभी आप पहाड़ी लोगों से बात करके देखिए, यहाँ भी जैसे आदिवासी कहते हैं ना इस देश में, कि आप जिसे विकास कहते हैं वो हमारे लिए विनाश है, क्योंकि वो हमारी कीमत पर किसी और के लिए विकास हमें है। उजाड़ के आप अपने हाँ, बसते हैं, आप अपने लिए बस रहे हैं। पहाड़ भी ऐसे ही है। पहाड़ के लोगों का मिजाज अच्छा होता है, पहाड़ के लोग मेहनतकश लगते हैं, पहाड़ खूबसूरत लगते हैं, लेकिन विकास के नाम पर आप 4 धाम यात्रा के लिए जो कॉरिडोर बना रहे हैं ना, उन सड़कों के बनने ने पहाड़ों के बीच जो भूस्खलन है या
पहाड़ों पे पत्थर गिरने घटनाएं बढ़ा दी बढ़ा दिए हैं। तो ये सब एक एंगल है देखने का। लेकिन हम अगर जाति के एंगल से देखें, सामाजिक संरचना के एंगल से देखें, जी। तो ये निश्चित रूप से जो मैं बात कह रहा था ना कि ऐसा नहीं कि जहाँ की आवाज़ें अब तक नहीं आ रही हैं वो समाज बहुत खुश होगा। वो देवभूमि बन भाई बंगाल इसी देश में एक ऐसा कोना है जो भद्र लोग हैं। माना यह जाता है, हमारे यहाँ हिंदी में पढ़ाया जाता है, मैं वहाँ से रेफरेंस लेके जोड़ रहा हूँ, हमारे यहाँ 2 नवजागरण हुए, ऐसे बात चलती है। एक महाराष्ट्र का नवजागरण, जिस नवजागरण की सबसे बुलंद आवाज़ों में से एक ज्योतिबा फूले है। ज्योतिबा फूले। उस नवजागरण को कहते हैं वो उत्तर भारत तक पहुंचने में मुश्किल हुई, नहीं पहुंच पाया, या मैं कहूं कि नहीं पहुंचने दिया गया। दूसरा नवजागरण बंगाल का है, भद्र लोग, विकसित लोग, बहुत प्रगतिशील लोग, सवर्ण लोग। नहीं, ये सब जो भद्रता है ना, उसके भीतर जो जातिवाद है, आप कभी बंगाल का देखिए, वो बहस में नहीं आता। इसी तरह से उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या पहाड़ के बीच, पहाड़ी होने की जो मुश्किलें हैं वो सबके साथ हैं, मगर उसके बीच जो पहाड़ी दलित पिछड़े होंगे, आप उनसे कभी बात करेंगे तो वो दोहरी मार झेल रहे हैं। और जैसा आप पहले आपके कथन में आया कि देवभूमि लगती है, तो दरअसल ये देवभूमि के दलितों का दर्द जो है वो सामने नहीं आ पाया बहुत बार। और इसलिए टूरिस्ट अट्रैक्शन में देख के अरे बड़े मज़े हैं, बर्फबारी हो रही है, चलो हिल स्टेशन पे चलते हैं, तो खासकर जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं आकर। लेकिन मैं आपको किस्सा सुनाऊं लक्ष्मण जी कि ये शायद 2015 की बात है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उस समय बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे तरुण विजय। और तरुण विजय आरएसएस के मुखपत्र जो 5 जन है उसके भी संपादक रहे हैं। हार्डकोर संघी माने जाते हैं, दलित हैं लेकिन संघी, हार्डकोर संघी हैं। तो वो चक्रोता देहरादून से करीब 100 किलोमीटर आगे एक जगह है, वहाँ पर वो किसी मंदिर में गए, और जैसे ही वो मंदिर में गए तो वहाँ के जो सवर्ण लोग थे, ठाकुर और ब्राह्मण खासकर, उन लोगों ने उस पर पत्थर मारे। बीजेपी का सांसद, आरएसएस का सांसद उसको पत्थर मारे, और वो वीडियो भी आया जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हुए और बचते बचाते भागे किसी तरह। सनातनी हिंदू थे, फिर भी सनातनी हिंदू थे। तो उसके बाद में वहाँ पे जब ये स्टोरी आई तो उस समय मैं एबीपी न्यूज़ में काम कर रहा था, तो मैं वहाँ से ये स्टोरी करने के लिए मैं आया देहरादून, और फिर चक्रोता में गया कि मैं इस स्टोरी को करना चाहूँगा कि एक सांसद है आरएसएस के जो कहते हैं कि सब हिंदू हैं और सब मिलजुल कर रहे हैं, हम तो जाति को मानते नहीं, जाति समरसता की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र प्रथम। तो मैंने कहा चलो मैं करता हूँ ये स्टोरी जाके। तो मैं जब वहाँ गया उस इलाके में, तो बहुत दुर्गम रास्ते हैं, आप जाएंगे तो कई किलोमीटर पैदल चल के किसी गांव पहुँचेंगे आप। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ जितने भी दलित हैं वो वहाँ के ठाकुरों के, ब्राह्मणों के घर में कदम नहीं रख सकते। मेरे मित्र हैं चक्रोता में, विक्रम रावत, वो क्योंकि मेरी लोकल रेफरेंस थे तो मैं उन्हीं के घर पे रुका वहाँ पर, और उनके गांव में जो है मैं शायद पहला दलित व्यक्ति था जो उनके घर में एंटर किया। उनके घर में मैंने खाना खाया, और वो भी जहाँ तक मुझे यकीन है, हालांकि विक्रम ने कभी इस बारे में मुझे बताया नहीं, कि मुमकिन है कि विक्रम ने अपने घर वालों को नहीं बताया होगा आपकी जाति, मेरी जाति नहीं बताई होगी कि कौन है सुमित चौहान है, तो सुमित चौहान करके उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, पृथ्वीराज चौहान वाले चौहान। तो उनके घर में मैं रहा, और क्योंकि मैंने जो गांव वालों से, उनके परिवार वालों से बात की, तो उससे मुझे ये लगा कि इनको शायद मेरे बारे में भी नहीं पता, अदरवाइज ये ऐसा नहीं करते। वहाँ उनके घर में क्या देखा मैंने, बाकी लोगों के घर में क्या देखा कि चौखट के पास ही इस तरह से, जैसे अभी हम खाना खा रहे हैं तो ये थाली है या फिर एक कप है, ग्लास है, वो ऐसा चौखट के पास ही रखा हुआ है। अगर कोई दलित व्यक्ति उनके घर में आता है, खाना खाने के लिए आता है, या कुछ भी मतलब कोई काम वाम आ गया, वो बैठ गया चौखट पे, तो वो चौखट के अंदर नहीं आ सकता, वो लांग नहीं सकता। तो ऐसे वो ग्लास उठाएगा और ये ऊपर से पानी डाल देंगे, ऊपर से जो है चाय डाल देंगे, वो पिएगा, खुद धो के उसको वहीं रख देगा चौखट की तरफ, ये उसको टच भी नहीं करते। ये मतलब अनुभव मैंने चक्रोता में किया, और फिर ये मेरा भ्रम टूटा कि यार ये तो देवभूमि जो है, इनके दलितों के दर्द के बारे में तो बात ही नहीं होती है, बात ही नहीं होती है। इवन आपकी बात से इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, कई बार होता है ना कि एक पहचान बनाया जाता है, जैसे महिलाओं के लिए अक्सर चलताऊ भाषा में कह दिया गया कि सारी महिलाएं दलित होती हैं,
किसान आंदोलन चल रहा था तो अचानक से आप देखेंगे बड़े बड़े नेता ये भाषा बोल देते होंगे कि किसान तो एक पहचान है, पहाड़ी होना एक पहचान है। ऐसा ऐसा बोलने में, सुनने में, जुमले बोलने में अच्छा लगता है, मगर गहराई से अगर विश्लेषण करेंगे तो ऐसी कोई एक पहचान होती नहीं है। खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमान होना एक पहचान नहीं है। नहीं होती। आप पसमानदा आंदोलन कर रहे, पसमानदा की आवाज उठा रहे उन तमाम दलित पिछड़े मुसलमानों से बात करिए, वो आपको समझाएंगे कि सांप्रदायिकता किस हद तक उनके पूरे वजूद के खिलाफ है। वो जाति की भी मार सह रहे हैं और सांप्रदायिकता की भी मार सह रहे हैं। डबल अटैक। हाँ वही तो, पहाड़ी होना कोई एक पहचान नहीं है। और तरुण विजय का आपने नाम लिया तो मैं उसमें जोड़ दूं, राष्ट्रवादी होने मात्र से आप सब कुछ माफ नहीं हो जाएगा, माफ नहीं हो जाएगा। आपकी जाति फिर भी रहेगी। भाई तरुण विजय के लिए कौन भाजपा का सांसद बोला या आरएसएस ने कोई बयान जारी किया? कुछ भी नहीं किया। और उस समय केंद्र में सरकार आ चुकी थी, उनकी सरकार थी, मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तो जो देवभूमि है वहां देव के भवन में जाने के लिए एक इंसान राष्ट्रवादी सनातनी हिंदू है, फिर भी उसकी जाति आड़े आ गई। और सोचिए हिंदू राष्ट्र बन गया तो हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या होगा? तो जब जिनकी सरकार है, जो सांसद हैं, वो नहीं घुस सकते, तो हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो फिर इन लोगों का जो सोचते हैं कि हम आरएसएस में चले गए हैं तो अब हमारा भला हो जाएगा, हकीकत में तो नहीं होगा। ये एक उदाहरण है। इसी का मैं किस्सा आपको रोचक सुनाऊं लक्ष्मण जी की। उसी गांव में, जिस गांव में मैं रुका था हमारे मित्र के घर पे, वहाँ सत्यम भारती नाम का एक लड़का था जो कि भारत में अंडर 17 क्रिकेट का वाइस कैप्टन था। जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उस क्रिकेट में वो किसी दूसरे देश में, मुझे उसका नाम याद नहीं है किस देश में, वो विदेश में कोई ट्रॉफी जीत के आए थे और वो बड़ी जीत थी। वो अंडर 17 एक वर्ल्ड कप टाइप की प्रतियोगिता थी जो जीत के आए थे। और वो सत्यम लड़का जब गांव आया तो जो उसके गांव के परिवार के लोग थे, उन्होंने उसको कंधे पे बिठा के ढोल बजा के और उसको ऐसे गांव में घुमाना हुआ। अमूमन होता है, जैसे अभी ओलंपिक में हमने देखा तो हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं और दैया हैं हमारे सोनीपत के, तो उनको कितना पूरा का पूरा एकदम बैंड बाजा के साथ में उनको प्रोसेशन, देश गौरवान्वित होता है, देश गौरवान्वित होता है। तो वैसा उन्होंने कुछ किया और वहाँ के जो सवर्ण हैं उन्होंने उसको कंधे से उतरवा दिया, बैंड उनका बंद करवा दिया और उसको ऐसे सम्मान के साथ गांव में निकलने भी नहीं दिया। और ये वो जो देश का नाम रोशन करके खिलाड़ी आया है विदेश में, वहाँ उसके जीत पे तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गाया गया, और जब वो अपनी ज़मीन पर आया तो जाति आगे आ गई। नहीं, और वो भी पहाड़ का ही किस्सा है। पहाड़ का ही किस्सा है। वही तो, पहाड़ी होना कोई एक पहचान नहीं है। आप बिष्ट हैं, आप रावत हैं, आप नौटियाल हैं, आपके लिए पहाड़ रुमानी हो सकता है। आप मैदानी इलाकों से पूंजी लेकर के आ रहे हैं, पहाड़ के विनाश के साथ अपना विकास कर रहे हैं, आपके लिए पहाड़ एक रुमानी एहसास लेकर आएगा। ये वादियाँ, ये झरने, ये नदियाँ, मगर उस सब में जो मेहनत कश आवाम होगी, जो असल में उसका इतिहास, पूरी भारत के संदर्भ में बात करें तो पूरे इतिहास लेखन में, संस्कृति की परिभाषा में, राष्ट्र की परिभाषा में ऐसा हाशिए पर रख दिया गया कि जो कमेरा लोग थे, जिन्होंने सब कुछ बनाया होता है, वो चूंकि उनके हाथ से कलम छीन ली जाती है और कलम उसके हाथ में चली गई जिसने असल में हाथ से कोई श्रम नहीं किया था। तो कोई इक्विपमेंट बनाया नहीं, हाँ, उपकरण बनाया नहीं, कोई शोध नहीं किया। मतलब कितनी खतरनाक इन लोगों की व्यवस्था है लक्ष्मण जी, कि कपड़े धुलवाने हैं तो एक जाति बना दी, पूरी लकड़ी कटवानी है तो बड़े पूरी जाति बना दी। हाँ, आपको जो काम चाहिए था, बाल कटवाने थे तो आपने नाई जाति बना दी, जिनके बिना आपका जीवन नहीं चल सकता था। चमड़ी उधड़वानी थी, मरे हुए जानवर को हटवाना था, चमार बना दिया है। आपको अपना पखाना साफ कराना था, नालियां साफ करानी थी तो भंगी चूड़ा जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, वो आपने एक जाति बना दी। तो जो भी आपने काम किया, कोई पालकी ढो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपने सबकी जातियां बना दी और उससे कोई आविष्कार नहीं किया। हाँ, मतलब वही है आपकी बात, मेरिट वाले लोग। हाँ, नहीं, जो श्रम करेगा वही तो श्रम में शोध करेगा कि मेरा काम आसान हो हाँ, वो अभी हम पहाड़ में घूमते हुए देखे ना कि जो इमारतें बना रहे हैं वो कैसे यहाँ के पत्थरों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिसका जीवन, रोजमर्रा का जीवन पत्थरों से जुड़ा हुआ है, वो पत्थरों में शोध करके उस पत्थरों को आकार दे करके कुछ बदलेगा। वैसे ही बढ़ई, कुम्हार, लुहार, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, कुर्मी, कोयरी, तमाम जातियां ये सब अपने अपने हिस्से में शोध करती रही होंगी। और जब इतिहास लिखा गया
तो लिखने पढ़ने का काम इसीलिए तो अपने कब्जे में रखा गया उन लोगों के द्वारा जो मेहनत का काम नहीं कर सकते और उन्हें ज्योतिबा फुले क्या कहते हैं? हाँ, वो कलम कलम कसाई वो कलम कसाई हैं। और बिल्कुल मतलब कमेरा लोगों को बिल्कुल किनारे कर दिया, गायब कर दिया, गायब कर दिया, इतिहास से गायब कर दिया। और आज वही लोग मेरिट चेक करके कहते हैं कि आरक्षण से नुकसान हो गया ना, देश बर्बाद हो देश गया, बर्बाद हो राष्ट्र का नुकसान हो गया। इसलिए ये बहस आपकी बहुत अच्छी है कि असल में आप केवल पहाड़ पर इस तरह सवाल नहीं उठा रहे, आप पहाड़ के भीतर के जातिवाद पर या किसी भी इस तरह की जो जिस पहाड़ को देखने के एक चश्मे थे, आप उसे एक दूसरा चश्मा दे रहे हैं। जी जी। और मैं तो कह रहा हूँ ये हम लोग कोई नया नहीं दे रहे हैं। सुनीता जी को चंपावत में अगर उनका खाना खाने से बच्चे इनकार न करते कि वो दलित हैं, कहाँ गया राष्ट्र प्रथम भारत माता, जिसका नारा दोनों हाथ उठा के भारत माता की करके गृह मंत्री लगाते हैं, उस गृह मंत्री का ट्वीट आया क्या सुनीता देवी पर? लेकिन उस सुनीता जी का इंटरव्यू आपके चैनल पर चला है, कैसे वो कहती है कि मैं कोई घास नहीं खाती। तो ये पहाड़ की पहचान, पहाड़ की को लेकर के जो एक एस्थेटिक सेंस बना दिया गया है, इसके खिलाफ एक सच्ची कहानी कहने का है। और निश्चित तौर पर आप आए हैं उत्तराखंड का चुनाव कवर करने, मैं तो अभी आज संयोग बस हम लोग मिल गए हैं। और मैं बता दूं, अभी जिक्र हो गया तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव की एक अलग अलग जो विद्रोही कवि और कवियत्री हैं हमारे लोगों के, जिन्होंने कविता के जरिए विद्रोह किया है, बिल्कुल, तो उस पर हमारा एक खास सेगमेंट आ रहा है कविता संग्रह पे। और एक एक कवि की कविताएं और उनके परिचय को डॉक्टर लक्ष्मण यादव ही नरेट करेंगे, ये उसमें नरेटर की भूमिका निभाएंगे, तो वो भी आप देखेंगे आने वाले दिनों में। ये बताइए, ये लोग कहते हैं कि आरक्षण से नुकसान हो गया, हो जाता है क्या? नहीं, आरक्षण से नुकसान होता तो जिन लोगों ने शिक्षा पर हजारों साल से 100% आरक्षण लागू किया, खुद कब्जे किए रहे शिक्षा पर, मंदिरों पर, धर्म पर, राष्ट्र पर, इनकी परिभाषा का राष्ट्र, वो तो फिर तो ये बर्बाद हो चुका था। और मैं तो कह रहा हूं कि इसीलिए हो रहा है। इस देश में आप जब कहते हैं कि आरक्षण, तो दरअसल आप एक सवर्णवादी चश्मे से आरक्षण शब्द और उसके पूरे नरेशन को देखते हैं। आप क्यों नहीं देखते कि नाली साफ करने का आरक्षण आपने थोपा है एक जाति विशेष के लिए? आप चमार की बात कर रहे थे, कुर्मी, कोयरी, मल्लाह, निषाद, जाके देखिए ना उनकी क्या स्थितियां। और इन्हीं जगहों पर जितनी दुकानें हैं इस पहाड़ में, तमाम जो भी लोग हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ पहाड़ के जीवन में संघर्ष है, वो लोग प्रकृति से लड़ते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी दोहरी मार कौन झेल रहा है, दोहरी लड़ाई कौन लड़ रहा है? वो एक है जो बेस्ट हैं, रावत हैं, नौटियाल हैं, कोठियाल हैं, ये तमाम लोगों के पास एक प्रिविलेज तो है ना। तो जो दूसरा छिप गया, उसके लिए आप कह रहे हो कि आरक्षण दे करके उसको आप खत्म कर रहे हैं। आपकी हम लोग जब अभी बात कर रहे थे ना, उस पिछली वाली बात से इस बात को जोड़ दें। मैं उन जातियों का नाम ले रहा हूँ, कुर्मी, कोयरी, मल्लाह, निषाद, मोची, चर्मकार है, बढ़ई है, लुहार है, सदियों जिन्होंने वो काम किया, उसमें शोध किया था, उसमें खेती जो किसान कर रहा होगा वही ने खेती के औजार बना रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब विज्ञान का आविष्कार नहीं था, आधुनिक दुनिया नहीं बनी थी, तो वो आविष्कार जो खेती के लिए था वो किसानों ने किया होगा, कुम्हार ने अपना कुम्हार ने बर्तनों को आकार दिया। मिट्टी पहचानने के लिए कोई सिलेबस नहीं रहा होगा, कोई विश्वविद्यालय नहीं रहा होगा। एक कुम्हार को अपने अनुभव से, अपने संघर्ष से ये पता रहा होगा कि इस मिट्टी का घड़ा बन सकता है, इसका नहीं बन सकता, मजबूत रहेगा और घड़े को कैसे बनना है। बिल्कुल। आप उन्हें कह रहे हो कि वो लोग मेरिटधारी नहीं है? अरे भाई, आपने इस देश में कबाड़ा इसलिए कर दिया कि शिक्षा पर, रोजगार पर, सम्मान पर आपने 100% आरक्षण, अपना अवैध आरक्षण हासिल कर लिया। इसलिए मेरिट वेट का कोई बहस नहीं है। मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग जानकारी दूं, पता नहीं आप इस बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। उत्तराखंड में जो देहरादून से आगे चक्रोता वाला जो इलाका है, वो जौनसार बावर नाम से फेमस है। उस पूरे एक बेल्ट को, जैसे आप पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड बोलते हैं, वैसे उसको जौनसार बावर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो सवर्ण है, जिसमें ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जो ये जातियाँ, जो सवर्ण जातियाँ हैं, इनको भी आरक्षण है। इनको शेड्यूल ट्राइब के नाम पे, हाँ बिल्कुल, इनको उस एरिया में, हालांकि पूरे उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन जौनसार बावर में इनके लिए खास प्रोविजन करके और इनको शेड्यूल ट्राइब में सवर्णों को भी आरक्षण दिया है। हमारे कई मित्र आईएमसी में उस आरक्षण की बदौलत एडमिशन लिए हुए हैं, लेकिन वो हमारे एडमिशन के खिलाफ थे। हाँ, खुद आरक्षण का लाभ लिया, खुद आरक्षण ले रहे हैं,
जैसे ये ईडब्ल्यूएस के ईडब्ल्यूएस, वही मैं कहने जा रहा था और अभी। सवर्ण जो आरक्षण के लाभ उठाते हैं वो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ हैं। तो ये दोगलापन देखिए। ये है, ये आपकी पूरी मानसिकता को, आपकी सोच को, समझ को, आपके पूरे विमर्श के दोहरेपन को दिखा रहा है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इसीलिए पता है ना, मतलब गांव में आप देखेंगे कि जो बच्चा सबसे शैतान होगा वो कोई बात हो जाए ना घर में तो सबसे पहले आके सफाई देता है, नहीं ये घर मेरा है, मैंने इसके खिलाफ कुछ नहीं किया है। जो ज्यादा वोकल है उसे मान लिया गया वो सबसे काबिल था। ये किया गया। इसीलिए आज राष्ट्र के नाम पर सबसे वोकल कौन है, धर्म के नाम पर सबसे वोकल कौन है? अरे आप इसी पहाड़ों की बात कर रहे हो, यहाँ तुम्हारा राम के मंदिर कितने हैं पहाड़ में? राम पूरे भारत के देवता कैसे हो गए? मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं पहाड़ के लोगों से पूछ रहा हूँ। यहाँ के कुल देवी कुल देवता हुआ करते थे। अगर आप वाकई पहाड़ को धर्म के चश्मे से, और आज आपने पहाड़ में क्या कर दिया है? इस समय जो पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग जलाई जा रही है वो पहाड़ तक पहुंच गई। और हमारे कई साथी हैं जो फैला रहे हो पहाड़ से ही गए हैं, नीचे पहाड़ से ही गए। हाँ, एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के गए हैं, वो यहीं उत्तराखंड से हैं और वो पता नहीं किस रूप में धर्म को ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे विमर्श को, धर्म के विमर्श को, देवभूमि में ना जैसे ही देवता का एक विमर्श आएगा, सुर का विमर्श आएगा तो असुर का विमर्श आएगा। और फिर ये सवाल भी आएगा कि असुर कौन थे? असुर तो हम ही थे भाई। मैं पूछ रहा हूं ना, मैं उस धर्म के तमाम ठेकेदारों से पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारी ये भूमि देव भूमि है तो यहाँ सुनीता के साथ कैसे ये हो गया कि उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे? तो देव की बात होगी तो असुरों की बात भी हम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर देवता है तो देवता सुर है। अब उस पर लंबी बात फिर कभी होगी कि देवताओं का चरित्र कैसे था। ज्योतिबा फुले फिर बार बार याद आएंगे, पेरियार याद आएंगे, बाबा साहब याद आएंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपने अपनी भूमि को देव बना के पूजने की बात की। एक तो आपके सारे देवता इतना दुर्गम स्थानों पर क्यों आए भाई? अंग्रेजों ने रास्ते खोजे, पता चला वहां पहले से एक कोई न कोई देवता अपने लाग बिठा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ वो देवता और यहाँ के कुल देवता में अंतर है। आपने धर्म को इसलिए आरोपित किया है बार बार कि जाति के शोषण का, जाति के खिलाफ सवाल गायब हो जाए, विमर्श ही गायब हो जाए, विमर्श गायब हो जाए। तो ये साथियों, दरअसल हम लोग अभी चाय पी, हमने पराठा खाया और कोशिश की कि आपको कुछ ऐसी मज़ेदार तरीके से कुछ ऐसी काम की बात बताई जाए, क्योंकि बहुत बार शोषण की खबरें और बहुत अत्याचार की खबरें सुन सुन के हम मानसिक तौर पे भी परेशान हो जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। तो इस तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी ज़रूर दे दूं कि आने वाले दिनों में, अगले कुछ महीनों में हम देवभूमि के दलितों का दर्द नाम से एक सीरीज शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। जिसमें हम पूरे उत्तराखंड और हिमाचल में ट्रैवल करके और कोशिश करेंगे कि वो कहानियाँ जो दलितों का दर्द आज तक सामने नहीं आया है, सुनीता जैसे किस्से हैं, सत्यम भारती जैसे किस्से हैं जो हमारे देश को, दुनिया को पता होना चाहिए, उस पर बहुत बढ़िया रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज और एक सीरीज हम लोग लाएंगे आने वाले दिनों में। वो भी हम काम करेंगे। तरुण विजय वाले मंदिर के पास भी जरूर जाइएगा। मैं तरुण विजय को लेके जाऊंगा। हाँ, भाजपा के लोग हैं भाई। तुम्हारा सांसद है, तुमने उसको भुला क्यों दिया? तरुण विजय आजकल गायब क्यों है? वो शायद उसके आगे कह रहे थे कि मंदिरों में दलितों का भी प्रवेश होना चाहिए। वो पता नहीं गए थे। फिर हो सकता है नागपुर में उनका प्रवेश वर्जित कर दिया गया हो। तो इसको दिखाइएगा और मेरी शुभकामनाएं आपकी इस पूरी श्रृंखला के लिए। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी, लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव का खुद का यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम से। वहाँ भी इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प जानकारियाँ आपको मिलेंगी और इसी तरह से कुछ इनोवेटिव तरीके से आपको हम लोग सूचनाएं प्रदान करेंगे ताकि आपका मनोरंजन भी हो और ज्ञानवर्धन भी हो। तो वो क्या कहते हैं, एंलाइटनमेंट थ्रू एंटरटेनमेंट तो वो काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए साथियों। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।